तो हेलो फ्रेंड्स, आ चुका हूँ मैं आज एक न्यू वीडियो के साथ, या आप कह सकते हो एक न्यू चैप्टर के साथ, जो कि क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम है द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। सबसे पहले बात यह आता है कि द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है वैश्विक दुनिया का निर्माण। द कंट्रीज विच आर प्रेजेंट टाइम्स आर वेरी मच कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू ट्रेड्स, आइडियाज, बिजनेस, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रेवल्स एक्सेट्रा। तो आज के समय पे जितनी भी कंट्री है, जितने भी देश हैं, वो एक दूसरे से बहुत अच्छे तरीक़ा से कनेक्टेड है। तो कैसे कनेक्टेड है? ये एक दूसरे से कनेक्टेड है व्यापार, आइडियाज़, बिजनेस, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रेवल एक्सेट्रा के कारण एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह से कनेक्टेड है। इसलिए टुडे वी आर लिविंग इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन। हम कह सकते हैं कि हम आज ग्लोबलाइजेशन के दौर में रहते हैं, पर कुछ हज़ार साल पहले ऐसा नहीं था, इतना ये फैला हुआ नहीं था। और अभी के टाइम पे ग्लोबलाइजेशन हाईली, विच मीन्स आज के समय में सभी देश एक दूसरे से बहुत अच्छी तरीके से कनेक्टेड हैं। इस चैप्टर की शुरुआत होती है आज से हजारों साल पहले से, यानी कि दी प्री मॉडर्न वर्ल्ड। तो अब आता है ग्लोबलाइजेशन। तो अब ये सवाल उठता है कि ग्लोबलाइजेशन होता क्या है। द मूवमेंट ऑफ गुड्स, कैपिटल, सर्विसेज, आइडियाज एंड पीपल फ्रॉम वन नेशन टू अनदर नेशन इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। जो मूवमेंट होता है किसी भी सामान का, कैपिटल का, या सर्विसेज, आइडियाज या लोगों का एक देश से दूसरे देश को में जाना ही ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। बट पहले ऐसा नहीं था। इन एंशिएंट टाइम जो ट्रैवलर्स थे, ट्रेडर्स थे, किसी भी पर्पस के लिए उन्हें बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता था, जैसे कि नॉलेज गेन करने के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के लिए भी, जिसका मतलब होता है आत्म शांति। लोग पहले आत्म शांति के लिए भी एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। तो जब वो एक जगह से दूसरे जगह जाते थे तो वो अकेले नहीं जाते थे। दे ऑल्सो यूज टू कैरी थिंग्स लाइक गुड्स, मनी, इन्वेंशन, डिजीजेस, डिफरेंट स्किल्स, आइडियाज, जर्म्स, ये सब लेकर ही जाते थे। विच मीन्स होता है कि वो अकेले नहीं जाते थे, वो अपने साथ गुड्स ले जाते थे, पैसा ले जाते थे, कुछ इन्वेंशंस करते थे उसे ले जाते थे, और यहाँ तक कि डिजीजेस को भी साथ ही ले जाते थे। इन प्रेजेंट टाइम वी हैव फाउंड मैनी ट्रेड लिंक इन एविडेंसेस ऑफ एंशिएंट टाइम्स सच एज। बट अभी के टाइम इस चीज़ को हम एक चीज़ से समझ सकते हैं। अभी के टाइम पे ऐसा देखा जाता है कि ऐसे बहुत सारे एविडेंसेस हमें मिले हैं एंशिएंट टाइम के, जिससे पता चलता है कि उस वक्त भी ग्लोबलाइजेशन होता हुआ करता था। जैसे कि क्या, कॉरीज यूज एज अ करेंसी फॉर ट्रेड। उस वक्त कॉरीज जो होते हैं, जो सी शेल्स होते थे, उन्हें करेंसी के तौर पे यूज़ किया जाता था किसी भी ट्रेड के लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर मेनी अदर एग्जाम्पल ऑफ एंशिएंट इंटरनेशनल ट्रेड। और यही नहीं, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिससे पता चलता है एंशिएंट ट्रेड के बारे में। सिल्क रूट। अब ये सिल्क रूट क्या था? सिल्क रूट लिंक द वर्ल्ड। ये पूरे देश, मतलब पूरे वर्ल्ड को कैसे जोड़ के रखता था। तो सिल्क रूट वाज अ नेटवर्क ऑफ एंशिएंट ट्रेड रूट्स। सिल्क रूट एक नेटवर्क था एंशिएंट ट्रेड रूट्स का, मतलब इसके द्वारा सभी लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते थे और ट्रेड करते थे। और ये किससे किसे कनेक्ट करता था? एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका। ये एक इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। सिल्क रूट एग्जिस्टेड सिंस बिफोर द क्रिश्चियन एरा टिल 15th सेंचुरी। और ये जो सिल्क रूट जो है, ये एग्जिस्ट करता है क्रिश्चियन एरा से भी पहले, मीन्स टिल 15th सेंचुरी। मैनी गुड्स ट्रेवल थ्रू दिस रूट। बहुत सारे सामान इस रूट से मतलब आना जाना होता था, जैसे कि चाइनीज पॉटरी, इंडियन टेक्सटाइल एक्सेट्रा। चाइनीज सिल्क वाज ट्रेवल्ड थ्रू दिस रूट, हेंस इट वाज नेम्ड द सिल्क रूट। और जो चाइना में बना हुआ सिल्क था, चाइनीज सिल्क था, वो भी ट्रेवल करता था इसी रूट के द्वारा, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? सिल्क रूट पड़ा। अब बात आता है कि सिर्फ इतना ही चीज़ तो नहीं ट्रैवल होता होगा, इसके साथ साथ फूड भी ट्रैवल करते थे, जैसे कि स्पैगेटी एंड पोटैटो। पीपल ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस। पहले पीपल बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते थे, तो रास्ते में देखते जाते थे कि क्या था। और जब वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते थे तो उन्हें फूड की भी आवश्यकता होती थी, तो फूड भी उनके साथ ट्रैवल कर। जैसे नूडल्स, जो कि ओरिजिनेट हुआ था चाइना में, बट उसका एक नेम पड़ा स्पैगेटी इन वेस्टर्न कंट्रीज। ऐसे ही एक था पास्ता, जो कि अरब में ही हुआ था, बट उस इटली गया तो उसका नाम पड़ा सिसिली। अब जैसे कॉमन फूड्स क्या क्या थे? पोटैटो, सोया, ग्राउंडनट, मेज, टोमेटो, चिली, स्वीट पोटैटोज। वी डिड नॉट फेमिलियर अबाउट दिस फूड आइटम्स इन अर्ली पीरियड। बट हम ये इन फूड आइटम्स से बहुत पहले फेमिलियर नहीं थे, मतलब इन्हें नहीं जानते थे। 16th सेंचुरी, क्रिस्टोफर कोलंबस, अ फेमस एक्सप्लोरर। 16th सेंचुरी में एक बहुत ही फेमस एक्सप्लोरर आता है जिसका नाम क्रिस्टोफर कोलंबस था। क्रिस्टोफर कोलंबस एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड अमेरिका। क्रिस्टोफर कोलंबस अचानक से डिस्कवर कर लिया अमेरिका को। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स वर ग्रोन इन अमेरिका। और जब वो डिस्कवर किया, वहाँ गया, तो वो जाना कि वहाँ बहुत ही डिफरेंट टाइप्स के फसल उगाए जाते हैं अमेरिका में।
जिसके कारण यूरोप फैमिलियर हुआ पोटैटो से, और जो कि कारण बना बहुत सारे लोगों के डेथ का। यूरोप बिगिंस टू ईट बेटर एंड लाइफ लॉन्गर विद द इंट्रोडक्शन ऑफ हम्बल आलू विच मीन्स पोटैटो। यूरोप को जब से पता चला कि हाँ पोटैटो नाम का भी कोई चीज़ होता है, वो बहुत अच्छा उन्हें लगने लगा, तो वो उसे ही खाते थे। जब से पता चला कि पोटैटो नाम का कोई फसल भी होता है और अच्छे से जी रहे थे, यूरोप पीपल बिकम सो डिपेंडेंट ऑन पोटैटो, जिसके कारण वो डिपेंड हो गए थे सिर्फ पोटैटो पे ही। इन मिड 40s 1840 के मध्य क्या हुआ, आयरलैंड अ कंट्री इन यूरोप, एक कंट्री था यूरोप में जिसका नाम आयरलैंड था, तो वहाँ कुछ ऐसा हुआ जो कि बहुत ही बुरा था उस समय के लिए। उस दौर में वो लोगों के लिए बहुत ही बुरा समय देखना पड़ गया उन्हें, और जिसमें कि बहुत से लोग मारे भी गए। तो चलिए पर देखते हैं क्या हुआ था वहाँ ऐसा। और वह अपने खेतों पे सिर्फ पोटैटो के ही क्रॉप उगाने लगे, बट एक बार ऐसा हुआ कि जितने भी फसल उन्होंने आलू के उगाए वो डिजीज के कारण बर्बाद हो गए। और जिसमें ऐसा क्या हुआ, उसमें हुआ कि 3 लाख लोग जिसके कारण मर गए भुखमरी के कारण। और इसे ही कहा गया द ग्रेट आयरिश फेमाइन, सबसे बड़ी भुखमरी एक बोलते हैं आयरलैंड में जो आई थी, द ग्रेट आयरिश फेमाइन, जिससे एक और नाम भी है, जिसका एक और नाम में क्या है, पोटैटो फेमाइन। अब हम जैसा कि जानते हैं कि अमेरिका भी डिस्कवर्ड हो गया था और एशिया भी डिस्कवर्ड हो गया था 16th सेंचुरी में। कॉन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड। कॉन्क्वेस्ट मतलब क्या होता है, कॉन्क्वेस्ट मतलब होता है कब्जा करना, डिजीज एंड ट्रेड। यूरोपियन डिस्कवर्ड एशिया एंड चाइना थ्रू सी रूट इन 16th सेंचुरी। 16th सेंचुरी में जो यूरोपियंस थे वो एशिया और चाइना को भी डिस्कवर कर लेते हैं सी रूट्स के द्वारा। सी रूट्स, ट्रेड हैड बिकम ईजियर। सी रूट के द्वारा जब से सी रूट का पता चला, जिससे ट्रेड बहुत ही आसान हो गया। यूरोप डिसाइडेड टू सेटअप कॉलोनीज, तो यूरोप चाह रहा था कि वो सेटअप अपने कॉलोनीज को बढ़ाए, मतलब सेटअप करे। इन 16th सेंचुरी अमेरिका वाज वेरी रिच इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज। 16वीं शताब्दी में अमेरिका बहुत ही संसाधनों के मामले में बहुत ही रिच था, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड क्रॉप्स मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ फसल्स भी वहाँ उगाए जाते थे। प्रेशियस मेटल था, और वहाँ एक बहुत ही फेमस नाम भी पड़ा था, एल डोराडो, जिसे कहा जाता था सिटी ऑफ गोल्ड, जिसके लालच में सब देश थे। मिड 16th सेंचुरी, 16वीं शताब्दी के मध्य में क्या हुआ, पोर्टुगीज और स्पेनिश थे, वो चाहते थे कि वो कॉलोनाइज कर ले अमेरिका, मतलब उसके ऊपर कब्जा कर ले। और अमेरिका के लोग तो कुछ ज़्यादा जानते नहीं थे, उनका इम्यून सिस्टम भी बहुत ही ज़्यादा वीक था। तो ये लोग क्या किए, ये लोग अमेरिका गए और अपने साथ लेकर गए जर्म्स एंड डिजीजेस को, बिना कोई मतलब मिलिट्री या बिना कोई लड़ाई झगड़ा के। When Portuguese and Spanish went अमेरिका, जब ये अमेरिका गए, so they also carry germs and diseases with him like, ये अपने साथ सिर्फ खुद नहीं गए, ये अपने साथ जर्म्स और डिजीजेस को भी वहाँ लेकर गए। और कौन कौन से डिजीज को लेके गए, एक था स्मॉल पॉक्स, एक था चिकन पॉक्स, ये दोनों को वहाँ लेकर चले गए ये लोग। मैनी पीपल डाइड बाई दिस डिसीज इन अमेरिका, तो अमेरिका में लोगों को कुछ इस सब के बारे में पता नहीं था, उनका वीक इम्यून सिस्टम भी बहुत वीक था, तो जिसके कारण वहाँ बहुत सारे लोग मारे गए। तो यूरोप पे यहाँ वहाँ आराम से कैप्चर कर लिया विद द हेल्प ऑफ डिजीज के हेल्प पे, विदाउट यूजिंग मिलिट्री एंड आर्म्स, बिना कोई लड़ाई झगड़ा के। टिल 18th सेंचुरी इंडिया एंड चाइना वाज द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। 18th सेंचुरी तक इंडिया और चाइना वो पूरे बहुत ज़्यादा रिच था, पूरे वर्ल्ड में रिचेस्ट कंट्री के नाम से जाना जाता था। चाइना रेस्ट्रिक्टेड ओवरसीज कॉन्टैक्ट्स एंड रिट्रीटेड इनटू आइसोलेशन, बट चाइना सारे ओवरसीज कॉन्टैक्ट को तोड़ के आइसोलेशन में चला जाता है, विच मीन्स अवे फ्रॉम वर्ल्ड ट्रेड से बहुत ही दूर हो जाता है, जिसके कारण धीरे धीरे अमेरिका का जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ जाता है, और जो यूरोप होता है वो वर्ल्ड ट्रेड का एक सेंटर बन जाता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर जाता है, यानी कि द यूरोप बिकम द सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। तो यहाँ से ये चैप्टर तो ख़त्म होता है, क्योंकि सिलेबस में इतना ही चैप्टर आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ एंड न्यू चैप्टर के साथ।